गुड मॉर्निंग फ्रेंड, मैं सुप्रिया स्वागत करती हूँ आपका डिकोड एग्जाम में। फ्रेंड, आज डेली करंट अफेयर्स की क्लास में हम डिस्कस करेंगे 15 दिसंबर से रिलेटेड जितने भी न्यूज़ हैं, जितने भी इवेंट्स हैं जो हमारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, हम उन्हें एक एक करके यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो आइए फ्रेंड स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। और आज की क्लास में हमारा सबसे पहला प्रश्न है कि हाल ही में जारी ग्लोबल हेल्थ सिक्योरिटी इंडेक्स 2021 में भारत का कौन सा स्थान है? 66वां, 17वां, 75वां या फिर 80वां, यानी कि 66वां, 70वां, 75वां या फिर 80वां। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड? ए है, 66वां स्थान मिला है ग्लोबल हेल्थ सिक्योरिटी इंडेक्स 2021 में भारत को। तो यहाँ पे जो इंडेक्स की बात करें, ग्लोबल हेल्थ सिक्योरिटी इंडेक्स में भारत को देखिए 42.8 स्कोर के साथ जो है 66वां स्थान मिला है। कितने देशों में? 195 देशों में। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा 195 देशों में भारत को 66वां स्थान मिला है। कितने स्कोर के साथ? 42.8 स्कोर के साथ। किसमें? ग्लोबल हेल्थ सिक्योरिटी इंडेक्स में। इस इंडेक्स की बात करें फ्रेंड, तो ये इंडेक्स जो है 195 देशों में, जो उन देशों की जो उनके स्वास्थ्य सुरक्षा और जो संबंधित क्षेत्र हैं, उन संबंधित क्षेत्रों में जो उनकी जो क्षमता है, उन क्षमता का आकलन ये इंडेक्स करता है। तो इस इंडेक्स में देखा जाए फ्रेंड, जो अंक है यानी कि 0 से लेकर के 100 के बीच में अंकों के आधार पर देशों की क्षमताओं का आकलन किया जाता है, जिसमें से जो 100 आप जो अंक देख रहे हैं, ये अंक उच्चतम स्तर की तैयारी को प्रतिनिधित्व करता है। यानी कि किसी देश का स्वास्थ्य के क्षेत्र में जो तैयारी है, जो स्वास्थ्य संबंधित क्षेत्रों में जो उसकी तैयारी है, वो उसके तैयारी का जो है वो हमें प्रतिनिधित्व करता है। वो हमें बताता है कि जो जितना ज़्यादा स्कोर पाएगा उस देश का, उतनी ही उस क्षेत्र में उसकी तैयारी जो है वो मजबूत है, वो अच्छी है। तो यहाँ पे भारत का आप स्कोर देख ही रहे हैं, 42.8% है, 42.8 है। जैसा कि आप देख रहे हैं 50 भी नहीं इसने स्कोर किया है, तो काफ़ी बहुत चुनौतीपूर्ण है। ये इस इंडेक्स की बात करें तो इस इंडेक्स को देखा जाए न्यूक्लियर थ्रेट इनिशिएटिव और जॉन्स हॉपकिंस सेंटर के द्वारा जो है, इन दोनों के संयुक्त रूप से इनके द्वारा जो है विकसित किया गया है। अगर हम न्यूक्लियर थ्रेट इनिशिएटिव की बात करें तो नाम से ही पता चल रहा है न्यूक्लियर से संबंधित क्षेत्र, यानी कि ये एक गैर लाभकारी वैश्विक सुरक्षा संगठन है। और ये जो संगठन है वो जितने भी मानवता को खतरे में डालने वाले जो परमाणु हैं, जो जैविक हैं, उन खतरों को कम करने पर जो है ये कार्य करता है, उन खतरों को कम करने के लिए कार्य करता है। वहीं जॉन्स हॉपकिंस की बात करें, जॉन हॉपकिंस सेंटर की, तो ये जो देखा जाए, ये सेंटर जो है सार्वजनिक स्वास्थ्य में जो संचार की जो महत्वपूर्ण भूमिकाओं को पहचानने के लिए इस सेंटर को बनाया गया है। अब आते हैं विश्व में, देखते हैं किस देश ने जो है किस देश की जो है स्वास्थ्य के क्षेत्र में जो उसके मजबूत जो उन्होंने अपने कार्य किए हैं या फिर जो प्रतिनिधित्व करता है उच्चतम स्तर के साथ, वो कौन सा देश है? वो है संयुक्त राज्य अमेरिका। तो काफ़ी इनकी तैयारी जो है वो अच्छी मानी जा रही है और उनका जो स्कोर देखिए 75.9% है। यानी कि हम कह सकते हैं 75% या फिर ओवरग्राउंड जो फिगर लें तो 76% जो है, 76 स्कोर इनका माना जाएगा। किसमें? जो आपका ग्लोबल हेल्थ सिक्योरिटी इंडेक्स में। और इसी के साथ साथ ये पहले स्थान पे, यानी कि कोई भी कंट्री फ्रेंड 90 स्कोर भी नहीं प्राप्त किया है। जो हमें सर्वोच्च स्कोर मिल रहा है सार्वजनिक स्वास्थ्य के, यानी कि जो क्षेत्र में जिनकी जो स्थिति बहुत हमें मजबूत दिख रही है, वो संयुक्त राज्य अमेरिका की दिख रही है। इनकी तैयारी काफ़ी अच्छी दिख रही है, उच्चतम स्तर की इन्होंने तैयारी किया है, लेकिन स्कोर देखिए 75.9 है। ये एक डेवलप्ड नेशन की हम बात कर रहे हैं, तो समझिए डेवलपिंग नेशन की क्या स्थिति होगी हेल्थ सेक्टर में। तो यहाँ पे दूसरे स्थान पे देखिए ऑस्ट्रेलिया है और तीसरे स्थान पे देखिए फिनलैंड है। इस स्कोर की बात करें फ्रेंड इस इंडेक्स की, तो इसमें देखा जाए ग्लोबल हेल्थ सिक्योरिटी इंडेक्स के जो शीर्ष स्तर है, यानी कि किसी भी देश ने 75.9 से ऊपर किसी भी देश ने स्कोर नहीं किया है। जो शीर्ष स्तर में किसी भी देश ने स्कोर नहीं किया है। वहीं अगर हम बात करते हैं 195 में से जो 58% जो कंट्रीज़ हैं, उनकी जो महामारी थी, जो पेंडेमिक था, उस पेंडेमिक के प्रसार में जो उनकी तीव्र प्रतिक्रिया और जो शमन था, वो क्या था? औसत से नीचे स्कोर था। उनके स्थिति, उनकी जो तैयारी थी वो औसत से भी नीचे की थी। यानी कि इतनी अच्छी तैयारी नहीं थी जितनी होनी चाहिए थी। किस दौरान? जो पेंडेमिक के प्रसार के दौरान, पेंडेमिक के समय उनकी जो प्रतिक्रिया थी इस पेंडेमिक के, इस महामारी के खिलाफ, वो उनकी इतनी अच्छी नहीं थी। ये स्कोर में बताया गया है। और वहीं देखिए, ये देखिए इंडेक्स है ग्लोबल हेल्थ सिक्योरिटी इंडेक्स 2021। इसमें देखा जाए यूएसए जो कि 75.9 स्कोर के साथ पहले स्थान पे है। वहीं ऑस्ट्रेलिया देखिए 71.1 स्कोर के साथ दूसरे स्थान पे है। फिनलैंड देखिए 70.9 स्कोर के साथ तीसरे स्थान पे। और भारत देखिए 42.8 स्कोर के साथ जो है 66वें स्थान पर है। अंतिम देखिए अफ्रीका का कंट्री है सोमालिया,
16 जो है स्कोर के साथ 195वें स्थान पे है। तो ये था ग्लोबल हेल्थ सिक्योरिटी इंडेक्स, जैसा कि आप देख रहे हैं। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा कि भारत ने किस देश के साथ एयर बबल समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं, किस देश के साथ किए हैं। देखिए यहाँ पे प्रश्न आना चाहिए था हाल ही में जो भारत ने किस देश से हाल ही में, ठीक है, रिसेंटली देखिए किसके साथ किया है। अमेरिका के साथ किया, ऑस्ट्रेलिया के साथ किया है, जापान के साथ किया है या फिर फ्रांस के साथ किया है। तो हाल ही में देखा जाए भारत ने ऑस्ट्रेलिया के साथ जो है वो एयर बबल समझौते पर हस्ताक्षर किया है। आइए इस समझौते के बारे में देखा जाए तो देखा जाए ऑस्ट्रेलिया के साथ भारत ने अभी हाल ही में एयर बबल समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। तो ये समझौता क्या है फ्रेंड, ये एक तरीके से एयर बबल मैकेनिज्म है। ठीक है, मैकेनिज्म यानी कि जिन जिन देशों के साथ भारत ने एयर बबल समझौता किया है उन दोनों देशों के जो किया है, तो उस समझौते के साथ दोनों देशों के यानी कि पात्र और पात्रियों को दोनों देशों के बीच यात्रा करने की अनुमति होगी। फ्रेंड, जैसा कि अभी हम लोगों ने कुछ दिन पहले न्यूज़ पढ़ा था कि 31 जनवरी, ठीक है, 31 जनवरी 2022 जैसा कि नया वेरिएंट आया जो आपका कोरोना का, उस दौरान भारत सरकार ने क्या किया कि 31 जनवरी 2022 तक सभी जो निर्धारित अंतर्राष्ट्रीय उड़ान थी उन उड़ानों के संचालन को क्या कर दिया गया, निलंबित कर दिया गया। इसीलिए इस समझौते के साथ जो है, लेकिन इस समझौते के तहत जो देश हैं, जो कुछ चुनिंदा देश हैं, क्योंकि कुछ ही देशों के साथ भारत ने एयर बबल समझौता किया है, तो इन दोनों जो देशों के साथ जो है समर्पित जो कार्गो उड़ानें हैं वो संचालित होती रहेंगी। ठीक है, तो इस समझौते के जो द्विपक्षीय हवाई बुलबुले को दो देशों के बीच महामारी के दौरान जो कुछ भी पूर्व निर्धारित जो शर्तें हैं उन शर्तों के तहत जो है उड़ानों को फिर से शुरू करने का ये एक तरीके का तंत्र है। और भारत देखिए वर्तमान में जो है 33 देशों के साथ द्विपक्षीय एयर बबल समझौते पर हस्ताक्षर किया है, और ये देखा जाए अभी ऑस्ट्रेलिया में किया है। इसके अलावा देखा जाए भारत ने स्विट्जरलैंड के साथ किया है, अमेरिका के साथ किया है, कनाडा के साथ किया है, फ्रांस के साथ किया है, यूके यानी ब्रिटेन के साथ किया है, यूएई के साथ किया। अगर हम पड़ोसी देशों की फ्रेंड बात करें तो भारत ने श्रीलंका के साथ किया है, भारत ने अफगानिस्तान के साथ किया है, भारत ने देखा जाए तो बांग्लादेश के भी साथ किया है, भूटान के साथ किया है, और अगर अन्य देशों की बात करें तो इराक के साथ किया है, सिंगापुर हो गया, तंजानिया हो गया, फिनलैंड हो गया। इन सब देशों के साथ 33 देशों के साथ भारत ने जो है एयर बबल समझौते पर हस्ताक्षर किया है, कुछ छूटों के साथ और कुछ पूर्व शर्तों के साथ जो है इनके बीच, इन देशों के बीच में उड़ानें जो है वो जारी रहेंगी। ठीक है, तो यही था एयर बबल समझौता जिसके साथ अभी हाल ही में भारत ने ऑस्ट्रेलिया के साथ किया है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसे डॉक्टर ईडा एस स्केडर ऑरेशन अवार्ड से सम्मानित किया गया है। रतन टाटा को, NR नारायण मूर्ति को, अजीम प्रेम जी को या फिर जेफ बेजोस। जैसा कि आप सामने फोटोज देखे ना और आंसर भी आपको पता ही हो गया हो, तो हम डायरेक्ट आंसर पे आते हैं। अजीम प्रेम जी को, जैसा इनकी पिक्चर आप देख रहे हैं, विप्रो के संस्थापक अध्यक्ष डॉक्टर ईडा एस स्केडर ऑरेशन अवार्ड से इनको सम्मानित किया गया है। तो देखा जाए जो विप्रो लिमिटेड के संस्थापक अध्यक्ष हैं और अजीम प्रेम जी फाउंडेशन के संस्थापक अजीम प्रेम जी को इस वर्ष 10वें वार्षिक डॉक्टर ईडा एस स्केडर ह्यूमैनिटेरियन ऑरेशन के प्राप्त करता है ये। ठीक है, ध्यान रखिएगा। और इसे किसके द्वारा स्थापित किया गया था संयुक्त रूप से, तो क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज वेल्योर और अमेरिका स्थित वेल्योर CMC फाउंडेशन के द्वारा संयुक्त रूप से स्थापित किया गया था। फ्रेंड, अजीम प्रेम जी फाउंडेशन की अगर बात करें तो ये वर्ष 2001 में इसको स्थापित किया गया था, और ये जो फाउंडेशन है उसने शिक्षा क्षेत्र में बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान दिया है। इसके ही द्वारा बेंगलुरु में देखेंगे तो अजीम प्रेम जी विश्वविद्यालय चला जाता है, और भी जितने भी जो गैर लाभकारी संगठन हैं जो शिक्षा के क्षेत्र में कार्य करते हैं उनको क्या किया जाता है, वित्तीय अनुदान दिया जाता है। इतना ही नहीं फ्रेंड, इस फाउंडेशन के द्वारा देखा जाए जो कुछ NGO जो संगठन है जो स्वास्थ्य के भी क्षेत्र में कार्य करते हैं उनको भी इस संगठन के द्वारा वित्त पोषित किया जाता है। ठीक है, तो इसी कारण से यह जो पुरस्कार है वो जो श्री प्रेम जी के जो समाज में जो उनको द्वारा जो योगदान दिया गया, जैसा कि हमने बात किया गया, इन्होंने जो फाउंडेशन की स्थापना की, उन फाउंडेशन के द्वारा जो स्वास्थ्य के क्षेत्र में, जो शिक्षा के क्षेत्र में और भी जो समाज के आगे बढ़ाने के लिए जो उनके महत्वपूर्ण जो उनके द्वारा योगदान दिया गया है, उनके योगदान के लिए इनको सम्मानित किया गया इस सम्मान से। ठीक है, ये प्रदान किया गया है अजीम प्रेम जी को। ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा ADB यानी कि एशियन डेवलपमेंट बैंक ने भारत की शहरी सेवाओं में सुधार के लिए कितने मिलियन अमेरिकी डॉलर के ऋण को मंजूरी दी है। 500 मिलियन, 450 मिलियन डॉलर, 400 या फिर 350 मिलियन डॉलर। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड,
इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। 350 मिलियन डॉलर जो है अमेरिकी डॉलर ऋण की मंजूरी दी गई है, किसके द्वारा? एडीबी के द्वारा। किस लिए? जो भी कुछ शहरी जो सेवाएं हैं उन शहरी सेवाओं में सुधार के लिए। ठीक है, तो देखा जाए तो ये जो है एशियन डेवलपमेंट बैंक यानी कि एशियाई विकास बैंक के द्वारा जितने भी भारत में जो शहरी सेवाओं में जो कार्य किए जा रहे हैं उन सेवाओं में सुधार के लिए जो है वो 350 मिलियन अमेरिकी डॉलर, यानी कि अगर हम उसको रुपए में कन्वर्ट करें तो कितना हो जाएगा? 2653.05 करोड़ रुपए की इक्वल है वो 350 मिलियन डॉलर, और इसी के तहत जो है नीति निर्धारण ऋण को मंजूरी दी गई है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और इसके बारे में समझते हैं। तो फ्रेंड देखा जाए जो यहाँ का जो है ये ऋण जो है जो मंत्रालय है, कौन सा मंत्रालय? आवास और शहरी मामलों का मंत्रालय है। उस मंत्रालय के द्वारा जो शहरी गरीबों, जो आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों और कम आय वाले समूहों को जो लाभ पहुंचाने के लिए जो नीतियां तैयार की गई हैं उन नीतियों को समर्थन दिया जाएगा इस ऋण के द्वारा, जो कि एडीबी के द्वारा दिया गया है। इसमें देखा जाए जो नीतियां कौन कौन सी नीतियां, जैसे कि पाइप से जलापूर्ति हो गया, बेहतर स्वच्छता के सार्वभौमिक कवरेज हो गया, इन सब में तेजी लाने के लिए जो भी कुछ इस मंत्रालय यानी कि आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय के द्वारा जो नीतियां तैयार की गई उन नीतियों को समर्थन देने के लिए एडीबी के द्वारा जो है 350 मिलियन डॉलर का ऋण दिया गया है। जब हम एडीबी की बात करते हैं तो आइए एडीबी को थोड़ा सा देख लेते हैं फ्रेंड। एडीबी जिसको स्थापना कब हुई थी? 19 दिसंबर को हुई थी। कब किया गया था? 1966 में किया गया था। इसके देखा जाए यहाँ के जो इसका जो मुख्यालय है वो कहाँ पे है फ्रेंड? ध्यान रखिएगा मंडलूयोंग। ठीक है, मंडलूयोंग जो कि फिलीपींस में है। ध्यान रखिएगा मनीला भी नाम आ जाता है। मनीला में एक शहर है जिसका नाम है मंडलूयोंग, एक स्थान है, वहीं पे इसका मुख्यालय है। और यहाँ पे देखा जाए इसके जो सदस्य देश हैं वो 68 हैं, और यहाँ के जो अध्यक्ष हैं वर्तमान में जो एडीबी के अध्यक्ष हैं उनका नाम है मासात्सुगु असाकावा। ठीक है, असाकावा जो है वो यहाँ के अध्यक्ष है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस बैंक को केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा स्थापित 2 डीजी धन पुरस्कार से सम्मानित किया गया? कर्नाटक बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक, नैनीताल ग्रामीण बैंक या फिर बड़ौदा ग्रामीण बैंक? करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड? ए, यानी कि कर्नाटक बैंक को इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के द्वारा स्थापित 2 डीजी धन पुरस्कार से सम्मानित किया गया। आइए देखते हैं। तो देखा जाए इस मंत्रालय के द्वारा जो 2 डीजी धन पुरस्कार से सम्मानित किया गया, किसे किया गया? कर्नाटक बैंक को किया गया। और ये पुरस्कार देखा जाए जो इंडिया हैबिटेट सेंटर न्यू दिल्ली में जो एक उत्सव यानी कि डिजिटल भुगतान उत्सव मनाया जा रहा है, उस उत्सव के दौरान जो है इस पुरस्कार से कर्नाटक बैंक को सम्मानित किया गया 2 डीजी धन पुरस्कार से। ठीक है, तो जो कर्नाटक बैंक को यानी कि किस लिए सम्मानित किया गया? तो कर्नाटक बैंक की अगर फ्रेंड बात करें तो कर्नाटक बैंक जो है ये अपने उत्पादों के लिए जो नवीनतम डिजिटल टेक्नोलॉजी है उसको अपनाने में ये काफ़ी आगे है। क्यों? क्योंकि ये अपने ग्राहकों को सर्वोत्तम सेवा प्रदान करना चाहता है। तो इसके द्वारा जो है नई नई जो डिजिटल टेक्नोलॉजी आ रही है उसको ये बहुत तेजी से ये बैंक जो है अपनाता है और उसी के साथ साथ अपने ग्राहकों को उच्च सर्वोत्तम सेवा प्रदान करता है, जिसके कारण इसको इस मंत्रालय के द्वारा 2 डीजी धन पुरस्कार से सम्मानित किया गया। और यह पुरस्कार देखा जाए 2 साल यानी कि वर्ष 2019-20 और 2020-21 के लिए लगातार निजी क्षेत्र की बैंकिंग श्रेणी भीम यूपीआई लेन देन में उच्चतम प्रतिशत के साथ लक्ष्य प्राप्त करने को बैंकों को मान्यता दी गई। ठीक है, तो यही था। बाकी अगर हम कर्नाटक बैंक की बात करें तो कर्नाटक बैंक की स्थापना फ्रेंड हुई थी 18 फरवरी 1924 को हुई थी। ठीक है, ये आज़ादी के पहले का है ये बैंक, और देखा जाए अब ये अपने 100 वर्ष पूरे करने जा रहा है, 100 वर्ष। इसका हेडक्वार्टर फ्रेंड मंगलूर में है। ठीक है, कर्नाटक के मंगलूर में इसका हेडक्वार्टर है। वर्तमान में अगर हम इसके अध्यक्ष की बात करें तो प्रदीप कुमार झा जो हैं ये यहाँ के प्रदीप कुमार पांचा जो हैं इसके अध्यक्ष है कर्नाटक बैंक है। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा कि हाल ही में किस अंतरिक्ष एजेंसी ने इमेजिन एक्सरे पॉलिमेट्री एक्सप्लोरर मिशन लॉन्च किया है? इसरो ने, नासा ने, जाक्सा ने या फिर यूरोपियन स्पेस एजेंसी ने? करेक्ट आंसर फ्रेंड क्या हो जाएगा? बी। ठीक है, अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा ने इमेजिंग एक्सरे पॉलिमेट्री एक्सप्लोरर मिशन लॉन्च किया है। ये देखा जाए तो जो अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी है नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन ने इमेजिंग एक्सरे
पोलरिमेट्री एक्सप्लोरर जो है नाम से एक मिशन को लॉन्च किया है। और ये जो मिशन फ्रेंड ध्यान रखेगा, इस मिशन के बारे में जो है, ये मिशन जो है एक तरीके से ये वेधशाला जो है वो देखा जाए किसका संयुक्त प्रयास है, तो एक आपका अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा और साथ ही साथ जो इटली की जो अंतरिक्ष एजेंसी है उनका ये संयुक्त प्रयास है। और इस मिशन से जो उद्देश्य क्या है, ये जो मिशन जो है वो अंतरिक्ष में फ्रेंड जितनी भी जो रहस्यमय घटनाएं होती हैं उन रहस्यमय घटनाओं को उजागर करने का प्रयास करेगा। उस रहस्यमय घटनाओं को उजागर करने के लिए काफ़ी मददगार साबित हो सकता है। और ये रहस्यमय घटनाएं कौन सी हो सकती है, जैसे कि ब्लैक होल हो गया, सुपरनोवा हो गया, ब्रह्मांड की प्रकृति के बारे में जो कुछ भी महत्वपूर्ण जानकारी है, इन जो कुछ भी महत्वपूर्ण जो ये रहस्यमय घटनाएं हैं उन रहस्यमय घटनाओं को खोजने में, उन रहस्यमय घटनाओं की जानकारी प्राप्त करने में ये जो है मिशन काफ़ी अपना एक तरीके से मददगार साबित हो सकता है। आप ये देख सकते हैं वेधशाला। ये इसकी बात करें, इस मिशन की जो प्राथमिक जो अवधि फ्रेंड क्या है, 2 वर्षों की। और इसकी जो वेधशाला है फ्रेंड, वो जो आपका भूमध्य रेखा है, पृथ्वी की जो भूमध्य रेखा है 0 डिग्री आपको पता होगा, उस भूमध्य रेखा के चारों ओर परिक्रमा करते हुए कितनी ऊंचाई पर फ्रेंड, 600 किलोमीटर की ऊंचाई पर जो है वो इसको स्थित होगा। ठीक है। और इसके द्वारा देखा जाए, ऐसा माना जा रहा है कि जो प्रथम, चूंकि हमने बताया 2 वर्ष की इसकी अवधि है, ठीक है, 2 वर्ष है, तो पहले वर्ष में माना जा रहा है कि 40 खगोलीय पिंडों का अध्ययन करने की उम्मीद मानी जा रही है इस वेधशाला के द्वारा। ठीक है, तो यही था आपका। अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। और हमारा नेक्स्ट प्रश्न है कि डीआरडीओ ने विमान का उपयोग करके ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल के हवाई संस्करण का परीक्षण किया है। कौन से विमान का उपयोग करके? MiG-27, मिराज 2000, सुखोई 30 MK-1 या फिर आई जिसको कहते हैं, या फिर MiG-27। करेक्ट आंसर फ्रेंड क्या हो जाएगा? सुखोई 30 MKI विमान का उपयोग करके ब्रह्मोस सुपर क्रूज मिसाइल का हवाई संस्करण का परीक्षण किया गया है। तो देखा जाए, अभी देखा जाए भारतीय वायुसेना की ताकत में इजाफा करने के लिए 8 दिसंबर 2021 को देखा जाए तो जो वायुसेना का जो लड़ाकू विमान है सुखोई 30 MKI से में ब्रह्मोस क्रूज सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल के एयर वर्जन का सफल परीक्षण किया गया है। ध्यान रखिएगा। और ये कहाँ पे किया गया है? तो उड़ीसा के चांदीपुर में एकीकृत परीक्षण रेंज में किया गया था। ठीक है। और यहाँ अगर हम बात करें तो इस जो सुखोई 30 MKI जो है फाइटर जेट में जो ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल जो लगाया गया है वो पूरी तरीके से क्या है, देश में विकसित है। और इसी में जो इसमें जो तकनीकी का इस्तेमाल किया गया है वो कौन से इंजन? रैमजेट इंजन तकनीकी का इस्तेमाल किया गया है, जिससे कि जो इसकी गति है और जो इसकी सटीकता है वो और भी ज़्यादा घातक हो सके। ये देखिए सुखोई 30 MKI है और यहाँ पे देखिए ब्रह्मोस मिसाइल का जो है लगाया गया है। कमेंट बॉक्स में मुझे आंसर करिए कि ये जो ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है वो जो है वो किस देशों के बीच में संयुक्त उद्यम है, भारत और किस देश के साथ है, और इस मिसाइल का नाम जो है वो किन 2 नदियों के नाम पे रखा गया है। ठीक है, कमेंट बॉक्स में आंसर करिए। चलिए अगला हमारा प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस राज्य ने सामान्य श्रेणी आयोग का गठन करने की योजना बनाई है? उत्तर प्रदेश ने, पंजाब ने, कर्नाटक ने या फिर हिमाचल प्रदेश ने? करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसका फ्रेंड? डी, हिमाचल प्रदेश ने देखा जाए तो सामान्य श्रेणी आयोग गठन करने की योजना बनाई है। तो यहाँ पे देखा जाए तो जो हिमाचल प्रदेश की सरकार है वो सामान्य श्रेणी योजना के गठन की जो है योजना, सामान्य श्रेणी आयोग के गठन की योजना बनाई है। और यहाँ पे देखा जाए इस योजना में जो है जितने भी उच्च जाति के लोगों के शिकायतों को हल करने में ये मदद करेगा। देखा जाए फ्रेंड, इस योजना का जो गठन का फैसला ये लिया गया कि ये जो सामान्य वर्ग के जो लोगों की शिकायतें हैं उन शिकायतों को निस्तारण करने के लिए बहुत लंबे समय से एक निकाय के गठन का जो है मांग चल रही थी, वो काफ़ी लंबे समय से लंबित थी। तो अब चूंकि सरकार के द्वारा इसका फैसला किया गया कि अब सामान्य श्रेणी आयोग का गठन किया जाएगा। देखा जाए इसका नाम क्या होगा? इसका सामान्य वर्ग आयोग होगा। और ये सामान्य वर्ग आयोग जो है जितने भी उच्च जाति के जो लोग हैं उनकी शिकायतों का निस्तारण करेगा। इस आयोग के गठन का आंदोलन देखिए जो अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति वर्ग को दिए गए आरक्षण की प्रतिक्रिया के रूप में शुरू किया गया था। और इस आंदोलन को कि अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति वर्गों के लिए जो आरक्षण दिया गया उसकी प्रतिक्रिया के रूप में आंदोलन किया जा रहा था कि एक आयोग का गठन होना चाहिए जो कि सामान्य वर्ग आयोग होना चाहिए और ऊंची जाति के लोग जो हैं यानी कि सामान्य वर्ग के जो लोग हैं उनके भी शिकायतों का निस्तारण किया जा सके। ठीक है, तो इसीलिए सरकार ने एक फैसला लिया और इसका गठन किया। और यहाँ पे अगर बात करें कि हिमाचल प्रदेश की जनगणना अगर देखें तो 2011 की जनगणना के अनुसार जो हिमाचल प्रदेश में जो सामान्य श्रेणी की जाति के लोगों की प्रतिशत देखिए कितने लोग हैं?
50.72% के लोग हैं। इसमें भी अगर सवर्ण जाति की बात करें तो वो देखा जाए 32.72% है, और जो राजपूत हैं जिसमें से कि देखा जाए जो सवर्ण जाति में देखा जाए जो राजपूत कितने हैं 32.72% है, और वहीं ब्राह्मणों की संख्या देखें 18% जो है, ठीक है। और यहाँ पे देखा जाए सामान्य वर्ग के लिए जो आयोग गठित करने वाला पहला राज्य फ्रेंड मध्य प्रदेश था। बिहार में भी किया गया था, लेकिन बिहार में इस आयोग को भंग कर दिया गया, और अब देखा जाए हिमाचल प्रदेश ऐसा दूसरा राज्य बन गया है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा, देश का पहला ड्रोन मेला का आयोजन कहाँ किया गया है? ग्वालियर में, भोपाल में, गांधीनगर में या फिर चेन्नई में? करेक्ट आंसर फ्रेंड क्या हो जाएगा? ए, ग्वालियर में किया गया है देश का पहला ड्रोन मेले का, यानी कि मध्य प्रदेश के ग्वालियर में किया गया। आइए देखते हैं। तो यहाँ पे 11 दिसंबर 2021 में जो है देश में पहले ड्रोन मेले का आयोजन किया गया। कहाँ पे किया गया? मध्य प्रदेश के ग्वालियर में किया गया। और ये जो है संयुक्त रूप से जो है इस मेले का आयोजन किया गया किसके किसके द्वारा? जो नागरिक उड्डयन मंत्रालय, भारत सरकार, मध्य प्रदेश की सरकार, और साथ ही साथ देखा जाए तो फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री यानी कि फिक्की के संयुक्त रूप से, फिक्की के द्वारा संयुक्त रूप से इस मेले का आयोजन किया गया, ड्रोन मेले का आयोजन किया गया, ठीक है फ्रेंड। तो ये जो ड्रोन मेले का आयोजन किया गया है, अगर हम इसके उद्देश्य की बात करें तो वहाँ के जो छात्र हैं उन छात्रों को आधुनिक टेक्नोलॉजी के बारे में बताना, उनको सिखाना। फ्रेंड अगर हम ड्रोन की बात करें, ड्रोन के महत्व की बात करें तो देखिए ड्रोन का आज काफ़ी ज़्यादा महत्व बढ़ गया है हर क्षेत्रों में, ठीक है। चाहे आप उसका स्वास्थ्य क्षेत्र में देखो, चाहे आप उसका किसी भी क्षेत्र में देखो, इसका काफ़ी महत्व बढ़ गया है। विभिन्न कामों में इसका इस्तेमाल किया जा रहा है। जैसे कि अगर हम कृषि क्षेत्र की बात करें तो कृषि क्षेत्र में फ्रेंड बीज हो गए, कीटनाशक हो गए, उनको छिड़काव के लिए भी ड्रोन का इस्तेमाल किया जा रहा है। अगर आप नॉर्मल भी बात करें तो आजकल वीडियो, अगर आप ब्लॉगर्स, कुछ ब्लॉगर्स होंगे या फिर ऐसे भी कुछ लोग जैसे ब्लॉगिंग करते हैं या फिर वीडियो मेकिंग के लिए, वीडियो बनाने के लिए ड्रोन का इस्तेमाल किया जा रहा है। पार्टीज़ हो गई, शादियां हो गई, उसमें जो फोटोग्राफी होती है उसको बनाने के लिए, फोटोग्राफी के लिए ड्रोन का इस्तेमाल किया जा रहा है। इतना ही नहीं, ट्रांसपोर्टेशन, किसी चीज़ को एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में पहुंचाने के लिए। और जैसा कि हम लोगों ने कुछ दिन पहले देखा था कि जो हम लोगों ने दवाओं का रिमोट एरिया में कई सरकारों के द्वारा, राज्य सरकार जैसे तेलंगाना सरकार के द्वारा, ठीक है, मेडिसिन फ्रॉम द स्काई योजना हम लोगों ने पढ़ा था। तो ड्रोन के माध्यम से रिमोट क्षेत्रों में दवाओं के वितरण के लिए भी जो है इस्तेमाल किया जाता है ड्रोन का, ठीक है। तो ये देख रहे हैं हमें कई क्षेत्रों में हमें जो है ड्रोन का इस्तेमाल जो है दिख रहा है और इसका महत्व दिन पर दिन बढ़ रहा है। तो इसीलिए जो है ड्रोन के महत्व को बताने के लिए, ड्रोन से संबंधित आधुनिक टेक्नोलॉजी को सिखाने के लिए ड्रोन जो है मेले का आयोजन किया गया। लेकिन ये जो मेला था इसका बेसिकली उद्देश्य जो था वो कृषि क्षेत्र में ड्रोन के उपयोग को बताना था, यानी कि जो कृषि क्षेत्र में जो है कैसे किस तरीके से ड्रोन का इस्तेमाल किया जाता है ये छात्रों को बताना था, ठीक है। अगर हम बात करते हैं मध्य प्रदेश, तो मध्य प्रदेश की राजधानी फ्रेंड भोपाल है। यहाँ के जो मुख्यमंत्री है वो शिवराज सिंह चौहान है, और यहाँ के जो राज्यपाल हैं उनका नाम है मंगू भाई, ठीक है, पटेल, ठीक है, मंगू भाई पटेल। चलिए अब आखिरी प्रश्न पे चलते हैं, और आखिरी प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस देश की सरकार ने दिसंबर 2021 में तबलीगी जमात पर प्रतिबंध लगा दिया है? इजराइल, सऊदी अरब, ईरान, कुवैत? करेक्ट आंसर फ्रेंड माफ करिएगा, करेक्ट आंसर सऊदी अरब है। सऊदी अरब की सरकार ने तबलीगी जमात पर प्रतिबंध लगा दिया है इस संगठन पर। तो देखा जाए सऊदी अरब की सरकार ने दिसंबर में अभी 21 में तबलीगी जमात पर, जो कि एक संगठन है, एक सुन्नी मुसलमानों का ये सबसे बड़ा संगठन माना जाता है, और इस पे यहाँ की सरकार ने, सऊदी अरब की सरकार ने बैन लगा दिया है। किस लिए बैन लगा दिया है? क्योंकि वहाँ की सरकार का मानना ये है कि ये जो संगठन है वो आतंकवाद का सबसे बड़ा द्वार है, यानी कि इस संगठन के द्वारा वहाँ के देश में, सऊदी अरब में जो है आतंकवाद का जो है, आतंकवाद फैलाने का कार्य किया जा रहा है, और इसलिए इस संगठन को वहाँ के समाज के लिहाज से बहुत ज़्यादा खतरनाक बताया जा रहा है सऊदी अरब के सरकार के द्वारा। सऊदी अरब की सरकार ने वहाँ पे लोगों को स्पष्ट जो है वो निर्देश जारी कर दिया है कि वो शुक्रवार की जो नमाज के दौरान कोई भी व्यक्ति जो है सऊदी अरब का वो तबलीगी जमात से नहीं मिलेगा, किसी भी तरह का उनसे कोई भी संपर्क स्थापित नहीं करेगा, ठीक है। तो इसलिए वहाँ यहाँ पे देखा जाए, चूँकि वो अपने देश में, वो वहाँ पे सुरक्षा की दृष्टि से इस तबलीगी जमात को, संगठन को जो है उन्होंने क्या कर दिया है, प्रतिबंधित कर दिया है, ठीक है। इस तबलीगी जमात की बात करें तो एक अंतर्राष्ट्रीय सुन्नी इस्लामिक मशीनरी आंदोलन है। इस शब्द का, तबलीगी जमात शब्द का अनुवाद देखा जाए वहाँ के प्रचारकों के समाज, प्रचारकों के समाज, प्रचार दल या उपदेश देने वालों के दल के रूप में किया जाता है, ठीक है।
हम सऊदी अरब की बात करते हैं फ्रेंड, सऊदी अरब का मैप भी देख लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए सऊदी अरब है और इसकी राजधानी फ्रेंड देखिए क्या है, रियाद है। और यहाँ की मुद्रा देखिए क्या है फ्रेंड, सऊदी अरब की रियाल जो है, सऊदी रियाल जो है वह यहाँ की मुद्रा है। ये देखिए सऊदी अरब का मैप है। तो यहाँ पे देखिए जो सऊदी अरब है, यहाँ पे अगर उत्तर पश्चिम में देखा जाए तो इससे डॉट जो है जॉर्डन से ये अपनी सीमा को साझा करता है, असली सीमा को। और इसके बगल में देखिए इराक है। यहाँ पे देखिए कुवैत है, गल्फ ऑफ पर्सियन से लगा हुआ और सऊदी अरब से लगा हुआ। और यहाँ पे देखिए तो दोहा है, ठीक है, दोहा कतर, कतर की राजधानी सुनिए कतर है यहाँ पे, ठीक है, कतर से अपनी जो है सीमा को साझा कर रहा है। यहाँ पे देखिए यूएई है, संयुक्त अरब अमीरात है। और यहाँ पे देखिए ओमान है। और दक्षिण में देखिए यमन से ये अपनी सीमा को साझा करता है, ठीक है। अगर इसकी समुद्री सीमा देखा जाए तो यहाँ पे देखा जाए रेड सी है, यानी कि लाल सागर है। और यहाँ पे देखा जाए अरब सी है, ठीक है, अरेबियन सी है। अब यहाँ पे देखा जाए, यहाँ पे उत्तर में यहाँ पे देखा जाए गल्फ ऑफ पर्सिया है और यहाँ पे गल्फ ऑफ ओमान है। आप मुझे कमेंट बॉक्स में आंसर करिए कि यहाँ पे एक स्ट्रेट है, गल्फ ऑफ पर्सिया को गल्फ ऑफ ओमान से जोड़ने वाला स्ट्रेट कौन है। और यहाँ पे देखिए उत्तर में ईरान को। और यहाँ पे फ्रेंड ये देखिए ओमान का यहाँ पे हमें दिखता है, यहाँ पे पिक पे देखेंगे तो ओमान है। तो गल्फ ईरान और ओमान को अलग करने वाला स्ट्रेट कौन सा है, आप मुझे यहाँ पे बताएंगे। सब काफी व्यस्ततम स्ट्रेट इसको माना जाता है, कौन सा स्ट्रेट है, आंसर करिए, ठीक है। चलिए इस तरीके से था हमारा आपका 10 MCQs। अब आते हैं हम अपने फैक्ट्स ऑफ द डे पे। फैक्ट्स ऑफ द डे में हमारा सबसे पहला फैक्ट्स है कि इंग्लैंड से संबंधित दुनिया की सबसे उम्र दराज, जिनकी उम्र 110 वर्ष थी, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर जिनका भी हाल ही में निधन हो गया, क्या नाम है, एलन ऐश, ठीक है। एलन ऐश जो कि इंग्लैंड से संबंधित थी और ये सबसे अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर थी और दुनिया की सबसे उम्र दराज क्रिकेटर थी, 110 वर्ष में इनके निधन हुआ है। नेक्स्ट है हमारा भोपाल में 64वीं राष्ट्रीय शूटिंग चैंपियनशिप की सीनियर और जूनियर एयर राइफल खिताब जीता, किसने जीता, दिव्यांश पवार ने जीता। अगला है हमारा सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज दिवस, यानी कि यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज डे कब मनाया गया, 12 दिसंबर को मनाया गया। और इस बार की थीम देखिए क्या है, किसी को भी पीछे न छोड़ें, जब यह स्वास्थ्य की बात हो सभी के लिए स्वास्थ्य प्रणालियों में निवेश करें। नेक्स्ट हमारा दक्षिण अमेरिकी देश ने समलैंगिक विवाह को अनुमति देने के लिए कानून को मंजूरी दी है, कौन सा देश है, चिली है। कमेंट बॉक्स में आंसर करिए कि किस यूरोपियन देश ने भी हाल ही में समलैंगिक विवाह को मंजूरी दिया था, ठीक है, साथ में बताइए। और दक्षिण अमेरिका देश जिसने दिया है अभी हाल ही में समलैंगिक विवाह को मंजूरी, वो चिली है। अगला है वर्ष 2021 में भारत में गूगल में सबसे अधिक खोजे जाने वाले व्यक्ति, यानी कि मोस्ट सर्च्ड फॉर पर्सनालिटी कौन थे, नीरज चोपड़ा, ठीक है। टोक्यो ओलंपिक में गोल्ड मेडलिस्ट नीरज चोपड़ा को सबसे ज्यादा इस बार भारत में जो है गूगल सर्च किया गया है। अगला है हमारा इजराइल के प्रधानमंत्री नेफातली बेनेट ने खाड़ी संबंधों को मजबूत करने के लिए 12 दिसंबर को पहली आधिकारिक यात्रा की, कौन से देश की, संयुक्त अरब अमीरात की। हम लोगों ने बात किया था फ्रेंड अब्राहम अकॉर्ड के बारे में, ठीक है, अब्राहम समझौता, ठीक है। इस समझौते के तहत देखा जाए जो इजराइल है वो संयुक्त अरब अमीरात और साथ ही साथ बहरीन, ठीक है, कंफर्म कर लीजिएगा बहरीन, वैसे बहरीन है, संयुक्त अरब अमीरात और बहरीन के साथ ये समझौता किया गया था, अब्राहम समझौता। इसके साथ अपने राजनयिक संबंधों को स्थापित किया और अपने संबंधों को खाड़ी देशों के साथ अपने संबंधों को मजबूत करने के तरफ वो आगे बढ़ रहा है इजराइल। और इसमें सबसे पहले जो आधिकारिक यात्रा की वो संयुक्त अरब अमीरात की, ठीक है। अगला है स्वदेशी विकसित पहली निमोनिया की वैक्सीन निमोसिल का निर्माण किसके द्वारा, किस कंपनी के द्वारा किया गया, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, जिसने कोविशील्ड को भी निर्माण किया था, ठीक है। और हमारा अगला है कि राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम, फिल्म डिवीजन और भारतीय बाल फिल्म सोसाइटी के प्रमुख बनाए गए हैं, रविंदर भाकर को बनाया गया है। नेक्स्ट है दूर संचार नियामक प्राधिकरण ट्राई के पूर्व वरिष्ठ सलाहकार थे जिन्हें सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क्स ऑफ इंडिया का महानिदेशक नियुक्त किया गया, क्या नाम है, अरविंद कुमार नाम है। और हमारा अंतिम है फैक्ट्स ऑफ द डे कि इलेक्ट्रॉनिक कार कंपनी टेस्ला के सीईओ जिन्हें प्रतिष्ठित टाइम पत्रिका के पर्सन ऑफ द ईयर के रूप में चुना गया है वो कौन है, एलन मस्क है, ठीक है। तो टाइम पत्रिका के पर्सन ऑफ द ईयर के तौर पे किसे चुना गया है, एलन मस्क, जो कि इलेक्ट्रॉनिक कार कंपनी टेस्ला के जो है वो सीईओ हैं। तो ये हमारा 10 आपका फैक्ट्स ऑफ द डे था। अब आते हैं उत्तर प्रदेश स्पेशल में। हमारा पहला उत्तर प्रदेश स्पेशल है कि पहले विशेष भारतीय विरासत संस्थान की स्थापना की जाएगी, कहाँ पे किया जाएगा, नोएडा में किया जाएगा।
नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश संस्कृति संस्थान। ध्यान रखिएगा, उत्तर प्रदेश का जो संस्कृति संस्थान है उसके द्वारा विश्व भारती पुरस्कार प्रदान किया गया है जाएगा। किसको किया जाएगा? प्रोफेसर ओम प्रकाश पांडे को किया जाएगा। नेक्स्ट हमारा, उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य के कितने चिकित्सा संस्थानों के नाम पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह के नाम पर रखने की घोषणा किया है? 2। ठीक है। उत्तर प्रदेश की पहली एंटी रेबीज लैब स्थापित किया जाएगा। कहाँ पे किया जाएगा? उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में किया जाएगा। और अंतिम हमारा उत्तर प्रदेश स्पेशल में कि राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने यूपी के पहले आयुष विश्वविद्यालय की आधारशिला रखी। कहाँ रखी? गोरखपुर में रखी। तो फ्रेंड, इस तरीके से था आज का हमारा करंट अफेयर्स, जिसमें हम लोगों ने 10 MCQs, हम लोगों ने 10 फैक्ट्स ऑफ द डे और साथ ही साथ उत्तर प्रदेश स्पेशल देखा। मैंने आपसे कुछ प्रश्न पूछे हैं, आप मुझे उसका जवाब दीजिए और बाकी मैं उसको देखूंगी। ठीक है, फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए बाय, हैव अ गुड डे। और लाइक करना नहीं भूलें और साथ ही साथ शेयर करना नहीं भूलें और चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। तब तक बाय।